Hello everyone, good morning 11th class and welcome back to the chapter which we are continuing, that is Indian economy 1950 to 1990. So class last दो classes में हमने पढ़ा कि जो इंडियन इकोनॉमी जब हमें प्लानिंग मिली कि हमें प्लान करना है और अपनी कंट्री को आगे लेके जाना है तो हमने एक कमीशन सेटअप किया इन द ईयर 1950 विच इज प्लानिंग कमीशन. ठीक है, प्लानिंग कमीशन क्लियर. फिर प्लानिंग कमीशन में हमने पढ़ा कि देवर 5 ईयर प्लान्स, प्लान हॉलीडेज, ये सब चीज़ें हमने सीखी कि देवर 12 प्लान्स. एक क्विक रिकैप्चुलेशन करते हैं कि प्लानिंग कमीशन कब इस्टेब्लिश हुआ था. इन द ईयर 1950 में इस्टेब्लिश हुआ था और 2017 तक वो कंटिन्यू हुआ था. आफ्टर 2017 नीति आयोग रिप्लेस्ड प्लानिंग कमीशन. नीति आयोग इज नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. क्लियर. In between planning commission में there were 12 plans, 12 5-year plans were there और लास्ट जो प्लान था वो 2012 से 2017 के बीच में आया था. 2000 अप टिल 1990 हमारे 7 प्लान हो चुके थे. 1990 से हम क्यों काउंट करते हैं क्लास, हम 1990 तक क्यों काउंट करते हैं, बिकॉज आफ्टर 1990 देयर वाज अ रिवोल्यूशन विच केम. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे जिससे हमारी इकोनॉमी जो है बहुत स्पीड अप हुई थी, इसलिए हम अप टिल 90 देखते हैं. तो अप टिल 90 हमारे पास 7 प्लान्स थे. उसके बाद जो बाकी बचे हुए 5 प्लान्स हैं वो बाद में हुए. 6 हमारे एनुअल प्लान्स थे जिन्हें हम प्लान हॉलीडेज भी कहते हैं. PC Mahalanobis was the architect of planning and Mahalanobis model is the second plan. तो ये सब कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हमने लास्ट क्लास में ली थी. नाउ जहां हमने छोड़ा था हम वहीं से उसे कंटिन्यू करेंगे. सो क्लास हमारा पहला प्लान और थर्ड प्लान. फर्स्ट प्लान इज फोकस्ड ऑन व्हाट, फर्स्ट प्लान इज फोकस्ड ऑन एग्रीकल्चर. क्लियर. हमें चाहिए था एग्रीकल्चर बिकॉज हमारा जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा है. हमारी पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, पर हमारी कंट्री का जो एग्रीकल्चर ग्राफ है वो इतना ज़्यादा नहीं है. हमारे देश में गरीबी बहुत है. अगर हम बात करें पर्टिकुलरली किसानी से रिलेटेड या कृषि से रिलेटेड तो ज़्यादा लोग हैं उसके अंदर, लेकिन वहाँ गरीबी भी बहुत है. तो हमें उस गरीबी को दूर करना था. और अगर हम पंचवर्षीय योजना या 5 ईयर प्लान्स की बात करें क्लास, तो 2 प्लान्स जो हैं वो प्योरली डेडिकेटेड थे फॉर एग्रीकल्चर. दोनों प्लान्स का जो एक उद्देश्य, एक गोल था वो क्या था कि हम अपनी कंट्री की एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को ठीक करें. सो पहला प्लान एंड थर्ड प्लान जब हमने कल पढ़ा, थर्ड प्लान में वी इंट्रोड्यूस्ड व्हाट, ग्रीन रेवोल्यूशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और ये 1966 से इम्प्लीमेंट हुई थी हमारी कंट्री में. 64, 66 ऐसे आपको कहीं कहीं ये मिलेगा, तो 66 होगा. MCQs में वो आपको इस तरीके से कंफ्यूज नहीं करेंगे बिकॉज अगेन इट कम्स टू इंट्रोडक्शन एंड इम्प्लीमेंटेशन. तो ये थर्ड प्लान, ड्यूरिंग थर्ड प्लान. अब हमारा थर्ड प्लान कब हुआ था क्लास? फर्स्ट प्लान इन द ईयर 1951 टू 1956. आफ्टर दैट 1956 टू 1961. उसके बाद 1961 टू 1966. राइट. उसके बाद क्या आया था क्लास? उसके बाद हमारे प्लान हॉलीडेज आए थे, 3 एनुअल प्लान्स. तो अभी मैं एक बुक गो थ्रू कर रही थी तो उसमें पहला क्वेश्चन यही था MCQs को लेके कि प्लान हॉलीडेज कौन से ईयर में आए थे. मतलब फर्स्ट जो नो प्लान था, प्लान हॉलीडे जो था, फर्स्ट प्लान हॉलीडे वो कब आया था? तो वो 66 टू 67 ईयर में आया. तो फर्स्ट प्लान हॉलीडे इज कंसिडर्ड इन द ईयर 1966 टू 67. तो ड्यूरिंग 66 हमने जो हमारा है ग्रीन रेवोल्यूशन उसको लेके आए थे और उससे हमारी कंट्री की जो प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड, उसे हमने दूर करने की कोशिश की थी. तो उससे पहले कि हम ये देखें कि हमने क्या दूर किया और हम किस तरीके से आगे गए, पहले हम ये देखते हैं कि एक्चुअल में प्रॉब्लम्स थी क्या हमारी किसानी में या हमारी कृषि में या हमारे एग्रीकल्चर में. सो एग्रीकल्चर प्लानिंग करना बहुत जरूरी था. ये हमने पढ़ा कि देयर वाज लो प्रोडक्टिविटी, मोर पॉपुलेशन इज एंगेज्ड ऑन एग्रीकल्चर. ये परेशानियां थी. उपज जो थी वो ज्यादा नहीं थी, प्रोडक्टिविटी कम थी. बहुत बड़ी जमीन है लेकिन उससे होने वाली उपज की क्वांटिटी जो है वो कम है. दूसरी प्रॉब्लम, ज्यादा पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी लेकिन वहां से हमें कोई फायदा नहीं हो रहा था. अगेन एक क्वेश्चन यहां से आपको आएगा कि विच काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज सीन इन एग्रीकल्चर. भारतीय कृषि में किस प्रकार की बेरोजगारी देखने को
मिलती है, तो उसे हम कहेंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स जहां लोग ज्यादा काम कर रहे हैं बट एक्चुअल में उतने लोगों की जरूरत नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है बिकॉज इट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर ओनली, बिकॉज एग्रीकल्चर या कृषि ही एक ऐसी चीज है जहां पर हमें प्रच्छन्न बेरोजगारी देखने को मिलती है। क्लियर है सबको? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, देखिए जैसे एक पीस ऑफ लैंड है, उस लैंड को कल्टिवेट करने के लिए 4 पीपल आर मोर देन इनफ, क्योंकि देखो जमीन तो फिक्स्ड है ना, आप जितने भी लोग उसके ऊपर काम कराओ, जितने बीज उसमें बोए जाएंगे उसके एरिया के अकॉर्डिंग उतने ही होने हैं। फिर आफ्टर वो जो जेस्टेशन पीरियड होता है, जेस्टेशन पीरियड समझते हैं, आपने जब क्रॉप को सो किया, जब बीज बोया, वहां से लेके जब आपको फसल मिलेगी, जो बीज का पीरियड होता है दैट इज जेस्टेशन पीरियड। तो वो जो पीरियड है मतलब 4 लोगों की जरूरत है फॉर सोइंग और उतने ही लोगों की कटिंग के लिए जरूरत होगी। इन बिटवीन वो तो खाली रहते हैं, उसको जो जेस्टेशन पीरियड में खाली है वो मौसमी बेरोजगारी या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है। लेकिन यहां पर जो 4 लोगों की जरूरत है, लेकिन एक फैमिली में 10 लोग हैं, तो भाई 10 के 10 ही पहुंच गए कि नहीं अब हमारे पास कुछ और है ही नहीं तो हम यही करेंगे। अब एक्चुअल में 4 लोगों का काम 10 लोग कर रहे हैं, आउटपुट तो ज्यादा नहीं आ रहा है, तो 6 लोग जो वहां काम कर रहे हैं ना क्लास, दे वर टर्म टू बी एज अनएम्प्लॉयड, उन्हें बेरोजगार कहा जाएगा और उस तरीके की बेरोजगारी को हम कहेंगे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या प्रच्छन्न बेरोजगारी। सो ये भारतीय कृषि में या इंडियन एग्रीकल्चर में देखने के लिए मिलती है। ये हमारी कंट्री की प्रॉब्लम थी, हमारी कंट्री की कृषि की प्रॉब्लम थी। अब उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, हाँ, एक और जमींदारी सिस्टम था, एक गैप था बहुत बड़ा, किसके बीच में? ओनर्स के बीच में और टिलर्स के बीच में। अब ओनर्स कौन होते हैं क्लास और टिलर्स कौन होते हैं? ओनर जमीन के मालिक होते हैं और टिलर्स वो होते हैं जो जमीन पे काम करते हैं। तो ओनर्स जमींदार, ऑलरेडी बहुत ज्यादा जमीन होती है उनके पास, बहुत ज्यादा पैसा होता है उनके पास, तो वो खुद तो नहीं काम करते हैं, वो गरीब किसानों से वहां पर काम कराते हैं। जो वो टिलर्स हैं जो एक्चुअल में वहां काम कर रहे हैं ना, उन दोनों के बीच में जो गैप है वो बहुत ज्यादा था। वी हैव टू क्रैप दैट, मतलब वी हैव टू कर्ब दैट गैप, हमें उस गैप को, उस जो खाई है अमीर और गरीबी के बीच, अमीरों और गरीबों के बीच, उसको भी कम करना था। तो उसके लिए, बिकॉज ज्यादा लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, हमारी इकोनॉमी के पीछे जाने की वही एक प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को, और एक स्थिरता, स्टेग्नेशन एक वर्ड हमने पढ़ा था कि हमारा एग्रीकल्चर बहुत स्टेगनेंट हो चुका है, रुका हुआ है, उसको आगे पुश करना, उसको आगे बढ़ाना, ये हमारी जिम्मेदारी थी। तो उसके लिए हमें एग्रीकल्चर प्लानिंग की जरूरत थी। इस चैप्टर में सिर्फ 2 टॉपिक और रह गए हमारे, एक एग्रीकल्चर प्लानिंग, दूसरा इंडस्ट्रियल प्लानिंग, 2 बेसिक जो सेक्टर्स हैं हमारे जिसको बूस्ट अप करने की जरूरत है। तो एक क्लास और होगी इस क्लास के बाद, दैट इज IPR, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, बस दैट्स मोर देन इनफ अप टिल 1990, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो क्लास हमें क्या करना था, अब हमने सोचा कि जो जो सेक्टर्स हमारे कमजोर हैं, वी हैव टू मेक दैट सेक्टर्स स्ट्रॉन्ग, एंड टू मेकिंग फॉर मेकिंग दैट सेक्टर स्ट्रॉन्ग व्हाट वी डिड इज, हमें लैंड रिफॉर्म्स यानी कि हमें भूमि सुधार की जरूरत थी। इसे हिंदी में कहते हैं भूमि सुधार। क्या जरूरत थी हमें? चेंज इन ओनरशिप ऑफ लैंड। जमीन ले लो, जिसे कहते हैं लैंड सीलिंग, एक वर्ड होता है उसके लिए, उसे कहते हैं लैंड सीलिंग। एक फिक्स पीरियड, मतलब एक लिखा है ये मैंने यहाँ पे, हेरा, एक फिक्स डायमेंशन तय कर दो कि भाई आपके पास इतनी जमीन होनी चाहिए, इससे ज्यादा जिसके पास जमीन है वो जमीन उससे ले ली जाएगी। अब लोग इसके बारे में, लोगों ने बहुत इशू भी किया, जो दोज हु वर बिग जमींदार, जिनके पास बहुत सारी जमीन है, कि हम अपनी जमीन क्यों दें। बट गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई, क्या बनाई कि भाई एक तो ओनरशिप जो है, मालिकाना हक जो है जमीन का, वो उसी को मिले जो उस पर काम कर रहा है, बिकॉज वो वहां से अर्न कर रहा है। जब उसी को पूरा नहीं पड़ रहा है, जब हम उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, तो हम आगे कैसे जाएंगे? तो एक तो ओनरशिप को चेंज करना, दूसरा अबॉलिशिंग इंटरमीडियरीज, जो मध्य क्रम, जो मिडिल मैन्स होते हैं, उनको खत्म करना। अब जिसके पास थोड़ी सी जमीन होती है, जो छोटा किसान होता है ना 12th क्लास, उसको प्रॉब्लम क्या आती है? देखो, वो छोटा है, मतलब वो ज्यादा उपज नहीं कर पा रहा है, सबसे पहले उसके पास उसको स्टोर करने की प्रॉब्लम आती है कि कहां पर मैं उसको स्टोर करके रखूं। तो जैसे उसकी फसल कटती है ना, उसके दिमाग में एक ही चीज आती है कि भाई मैं ट्रांसपोर्ट अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं अपनी चीज को शहर तक लेके नहीं जा सकता, इतने से खेती, मतलब इतनी सी जो भी उपज हुई है उसके लिए मैं क्या करूं, मैं पहले
कोई ट्रक हायर करूं, फिर उसको सामान उसमें डाल के मार्केट में लेके जाऊं, तो फायदा क्या है उससे, मेरे को उतना ही पैसा उसके ऊपर लग जाएगा। तो वो नहीं चाहते कि वो ये काम करें, तो वो क्या करते हैं, वो इंटरमीडियरीज लोगों को, जो ये बिग जमींदार होते हैं ना, उनको अपनी जो फसल है उसको बेच देते हैं। और वो क्या करते हैं, बहुत मीनियल सा पैसा, ठीक है इतने 1 रुपए किलो, 50 पैसे किलो, इतने सस्ते दामों में उनसे उनकी जो भी खेती है उसको खरीद लेते हैं और फिर उसको मार्केट में लाके महंगे पैसों में बेचते हैं, बिकॉज वो तो सफिशिएंट होते हैं, उनके पास तो किसी चीज की कमी नहीं होती। तो उस चीज को भी तोड़ना ये गवर्नमेंट ने प्लान किया कि ये करना जरूरी है कि कुछ ऐसा किया जाए, मार्केट्स को, नियमित मार्केट्स को, रेगुलेटेड मार्केट्स को लेके आया जाए, सो दैट उनको सामान बेचने के लिए कहीं दूर ना जाना पड़े, या फिर ऐसी कोऑपरेटिव मार्केट्स या सोसाइटीज, वो हम आगे रूरल डेवलपमेंट में पढ़ेंगे, उनको फ्रेम किया जाए कि ये जो प्रॉब्लम है ये दूर हो जाए। एंड वो ओनरशिप जैसा ही, मेकिंग टिलर्स होते हैं जो खेत में काम कर रहे हैं, उन्हें ओनर ऑफ द सॉइल बनाया जाए, कि उनको कुछ जमीन मिले, चाहे कम ही मिले, लेकिन उनके पास अपनी जमीन होनी चाहिए। एक वर्ड बहुत फेमस है, बुक्स में आपने कई बार पढ़ा होगा, हिंदी की बुक्स में भी, इंग्लिश की बुक्स में भी। हिंदी में लिखा होता है भूमिहीन किसान और इंग्लिश में लिखा होता है लैंडलेस लेबरर्स। तो उस प्रॉब्लम को दूर करना, भूमिहीन मतलब दोज हु डू नॉट हैव लैंड, जिनके पास भूमि नहीं है, वो जो किसानी कर रहे हैं किसी और की जमीन पे और उनको बदले में वो चीजें नहीं मिल रही जो उन्हें चाहिए। सो ये हमने सोचा, लैंड सीलिंग टू प्रमोट इक्विटी, सबसे जमीन ले लेंगे, सबको बराबर बराबर दे देंगे कि बराबरी आए। जो गैप है कि एक के पास तो बहुत सारी जमीन है, एक के पास है नहीं। एक और भी चीज थी फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग कह लो या तो जिसको, वो क्या होता था कि किसी की थोड़ी सी जमीन कहीं है, ठीक है, फिर थोड़ा सा छोटी सी जमीन कहीं और है, वो जो स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग जो थी उसको भी एक करना, ये इसमें करना था उनको। फिक्सिंग मैक्सिमम लैंड साइज, एक नियमित करनी कि आपके पास कितनी जमीन होनी चाहिए, एक रेगुलराइजेशन करना कि इससे ज्यादा जमीन आपके पास नहीं होनी चाहिए। बहरहाल दिस इज अ ग्रेट टॉपिक फॉर डिबेट। क्यों? बिकॉज लोगों ने ना फिर इसके इफ्स एंड बट्स खोज लिए थे कि अब हमें बोल दिया कि इतनी जमीन रखनी है, तो उन्होंने क्या किया, अपनी जमीन को अपने किसी रिश्तेदार के नाम कहीं कहीं कर दिया। तो ये भी है प्रॉब्लम्स जो आई थी इसके अंदर, लेकिन गवर्नमेंट ने ये प्लानिंग सिस्टम निकाला था कि इस तरीके से हम अपनी एग्रीकल्चर को एक बैकअप देंगे, उसको और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। वन इंपॉर्टेंट थिंग क्लास, जो लैंड सीलिंग थी वो 2 स्टेट्स में बहुत सक्सेसफुल हुई, उसके अलावा वो कहीं सक्सेसफुल नहीं हुई थी। एंड दे कैन आस्क यू एन एमसीक्यू रिगार्डिंग दिस ऑल्सो कि जो लैंड सीलिंग है वो कौन से 2 स्टेट्स में सक्सेसफुल हुई थी। तो 2 स्टेट्स आर केरला एंड बंगाल। यहाँ पर थी लैंड सीलिंग जो सक्सेसफुल हुई। दे कैन आस्क यू अदर नंबर ऑफ अदर स्टेट्स ऑल्सो, इन विच स्टेट्स लैंड सीलिंग इज सक्सेसफुल। ऑप्शन में आपको केरला, वेस्ट बंगाल, केरला मध्य प्रदेश, केरला पंजाब, कुछ भी दे सकते हैं। तो बी वेरी क्लियर, केरला, वेस्ट बंगाल, ये 2 ऐसे स्टेट्स है जहां पर लैंड सीलिंग जो है वो अच्छी रही, सक्सेसफुल रही। सो इन सब चीजों को करने के लिए एक ऐसी रेवोल्यूशन, एक ऐसी क्रांति की जरूरत थी जो हमारी जो भी प्लानिंग हमने की है उसको एक स्पीड, एक बैकअप पावर दे सके। और वो क्रांति थी क्लास हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अप टू अ सर्टेन एक्सटेंट इट इज वेरी सक्सेसफुल। एक और चीज कल हमने पढ़ी थी क्लास 3rd में, हमने ये शुरू की थी क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन से हमें बहुत ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट्स आए थे, तो हमें एक सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन की भी जरूरत थी अपने कृषि सेक्टर को, अपने एग्रीकल्चर को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। हमने प्लान भी किया था, कल हमने पढ़ा भी था कि वो हमने कब प्लान किया था। दैट वाज प्लान्ड ड्यूरिंग लास्ट सेकेंड 5-year प्लान। तो लास्ट सेकेंड कब हुआ होगा? लास्ट 2012 से 17 में हुआ था। तो 2007 से 12, 2007 to 12 वी प्लान फॉर सेकेंड GR, बट हुआ नहीं। सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन कब प्लान किया गया था? Though it was not successful again, but they can ask you, they will check your knowledge class। जब आपसे MCQ based क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, तो वो आपकी डेप्थ चेक करते हैं, वो आपका कोर चेक करते हैं कि आपने कितने अच्छे से चीजों को समझा है। सो
यू हैव टू बी वेरी मतलब नॉलेजेबल अबाउट दिस, आपको छोटी छोटी चीजें जो है ऐसी वो पता होनी चाहिए. सो व्हेन इट कम्स टू ग्रीन रेवोल्यूशन, क्यों जरूरत थी ग्रीन रेवोल्यूशन की, एक ऐसी क्रांति की जो हमारी कृषि को आगे लेके जाए. तो क्यों जरूरत थी क्लास? ह्यूज डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर. अराउंड 75% ऑफ पॉपुलेशन, जब हमने शुरू किया इसको करना, पहले 85 था, एनसीईआरटीज में गिवन, लाइक 75% जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट थी. प्रॉब्लम्स क्या थी अब एग्रीकल्चर पे? देखो, डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर इज नॉट अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज आउटपुट. इतने लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब काम से हमें कुछ अर्निंग नहीं हो रही ना, दिस इज व्हाट विच मेक्स आवर एग्रीकल्चर अ डिप्राइव्ड और अ स्टेगनेंट सेक्टर. हमें उस स्टेगनेशन को दूर करना था. तो प्रॉब्लम्स थी डिपेंडेंसी ऑन मॉनसून, हम मॉनसून पे ज्यादा डिपेंडेंट थे. व्हेन इट कम्स टू लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और टेक्निक्स, हमें वो सब नहीं पता थी. इरिगेशन फैसिलिटीज, कैनाल्स, वाटर को कैसे खेतों से मतलब खेतों तक लेके आना है, वी वर अनअवेयर ऑफ दैट. लो इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी सड़कें, अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, ये सब नहीं थी. लो प्रोडक्टिविटी, और प्रोडक्टिविटी तो थी ही नहीं. क्लियर? अब उसको ठीक करने के लिए हमने सोचा कि हम ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आएंगे. और ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति में हमने क्या किया क्लास? जो हमारी ये प्रॉब्लम्स थी, लो प्रोडक्टिविटी थी, उसके लिए एक चीज आई, दैट इज HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स. HYV सीड्स को इंट्रोड्यूस किया गया. अब HYV सीड्स के आने से मॉनसून के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी थी उसको भी हमने कुछ हद तक कम किया. क्योंकि जब हम HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को यूज करते हैं ना, तो क्या होता है कि हम वो बीज डाल रहे हैं और उससे हमें ना ज्यादा उपज मिलती है, ज्यादा खेती, ज्यादा जो हमारी फसलें हैं वो ज्यादा आती हैं. मतलब सपोज अगर, जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, एक जमीन का टुकड़ा, पहले वहां से अगर हमें 100 क्विंटल्स ऑफ वीट आ रहा है तो HYV उसको डबल कर देगा, 200, 300. तो ये HYV सीड्स का यूजेज है. एक और चीज, जब हम HYV सीड्स यूज करते हैं ना क्लास, उसके साथ साथ हमें पानी, वाटर को भी यूज करना आना चाहिए, बिकॉज HYV सीड्स नीड मोर वाटर. तो एक ये जो प्रॉब्लम थी हमारी मॉनसून पे डिपेंडेंसी, वो भी दूर हो गई. क्योंकि अब हमने ऐसी फैसिलिटीज को अवेल करवाया अपने लिए, अपने किसानों के लिए, कि अगर वो HYV सीड्स यूज करेंगे तो उनको आए कि पानी को भी उसके साथ साथ कैसे यूज करना है, मतलब उनको समझाया जाए, उनको सिखाया जाए. इसके लिए गवर्नमेंट ने कृषि विद्यालय, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज भी बनाई, सो दैट दे विल मेक पीपल मोर अवेयर अबाउट व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसीज, जो भी पॉलिसी गवर्नमेंट लेके आ रही है, जो भी नीति गवर्नमेंट लेके आती है ना क्लास, वो उन तक पहुंचना बहुत जरूरी है जिनके लिए वो बनाई जाती है. दिस इज अ मेजर ड्रॉबैक इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर इकोनॉमी, कि जो चीजें बनती है ना वो लोगों तक पहुंचती नहीं है. तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कृषि विद्यालय बनाए और लोगों को ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड ज्यादा नॉलेज दी कि यस, यू शुड नो अबाउट ग्रीन रेवोल्यूशन, यू शुड नो HYV सीड्स क्या होते हैं. उसके बाद उनको फर्टिलाइजर्स यूज करना सिखाया गया कि अब आप फर्टिलाइजर्स यूज कर सकते हैं. तो ये पॉजिटिव्स, देखो मैंने वहां पॉजिटिव्स की जगह खाली छोड़ी हुई है, इसीलिए कि वी शुड नो, हम अपने आप करेंगे आफ्टर क्लास की पॉजिटिव्स क्या क्या हुए ऑफ यूजिंग ग्रीन रेवोल्यूशन. तो ग्रीन रेवोल्यूशन या जो हरित क्रांति आई ना क्लास, वो 2 फेजेस में आई. देखिए यहाँ लिखा है फर्स्ट फेज मिड 1960s टू मिड 1970s, इट इज अगेन मिड. और ये कब आई? मिड 1970s टू मिड 80s. मतलब 2 हिस्सों में हमने बांटा कि भाई पहले फर्स्ट फेज हम इन चीजों को ज्यादा वैल्यू देंगे, सेकेंड फेज हम इस चीज को. अगेन इट इज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग, तो जितना हम अपना प्लान काम करके चलेंगे उतना ज्यादा इजी होगा. तो फर्स्ट फेज मिड 1960s टू 70s, प्राइमरीली व्हीट ग्रोन रीजन को इन्होंने ग्रो किया और नॉर्थ इंडिया की तरफ ही ज्यादा इसको फायदा मिला. पंजाब, आंध्रा, तमिलनाडु, आंध्रा तमिलनाडु को भी मिला, लाइक पंजाब, हरियाणा, यहाँ से तो इतनी ज्यादा कल्टीवेशन हुई. अब आपको एक चीज और यहाँ दिख रही होगी क्लास, यहाँ पंजाब लिखा है, यहाँ हरियाणा नहीं लिखा है. दिस ओनली पंजाब इज मेंशन्ड ओवर हियर, नॉट हरियाणा. इसका एक रीजन है, बिकॉज जब ये बना था ना इन 60s, तब पंजाब ही था. 65 में जाके हरियाणा बना, तो इसलिए सिर्फ पंजाब यहाँ लिखा है, बट हरियाणा को भी इससे इक्वली फायदा हुआ था. सो HYV सीड्स कहाँ कहाँ यूज किए गए? पंजाब, आंध्रा एंड तमिलनाडु. और फर्स्ट फेज में हमने सिर्फ व्हीट, बिकॉज हमारी कंट्री की स्टेपल डाइट है गेहूं और चावल, तो चावल के ऊपर हमने ज्यादा फोकस किया, गेहूं के ऊपर हमने ज्यादा फोकस किया कि ये मिलना चाहिए लोगों को पहले, बिकॉज इट इज बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ आवर कंट्री.
सेकेंड फेज में यूज ऑफ HYV सीड स्प्रेड्स टू लार्जर एरिया। अब हमने देखो क्या होता है, स्टार्टिंग में जब भी कुछ चीज आती है ना क्लास, हम उसको एक पर्टिकुलर सेक्टर तक क्या रखते हैं, लिमिटेड रखते हैं, सो दैट हम चेक कर सके। अब जैसे ही HYV सीड्स आए, पूरे देश में HYV सीड्स हम बांट देते या यूज करते, और अगर उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होता तो हमारी कंट्री के लिए अच्छा नहीं होता। तो इसीलिए उसको पहले कुछ सेक्टर्स में हमने चेक किया, सिर्फ व्हीट के लिए हमने उसको यूज किया, एंड जब उससे हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया क्लास, तो हमने उसको फर्दर एक्सटेंड किया। सो यूज ऑफ HYV सीड स्प्रेड्स टू लार्जर एरिया एंड यूजफुल फॉर मोर क्रॉप्स। व्हीट के अलावा अब हमने राइस और चीजों में भी HYV सीड्स को यूज करना स्टार्ट किया। क्लियर? सो ग्रीन रेवोल्यूशन के आने से हुआ क्या, अब हमने इसको यूज तो किया, पहला पॉजिटिव क्या हुआ क्लास, यूज ऑफ HYV सीड्स। अच्छा, सबसे पहले जो खत्म हुआ वो क्या खत्म हुआ, स्टेग्नेशन was broken permanently। जो रुकी हुई हमारी अर्थव्यवस्था थी क्लास, वो हमने ऐसा किया कि वो दोबारा कभी रुके ही ना, प्रोडक्शन होती रहे। तो एक ये पॉजिटिव हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन का। उसके बाद यूज ऑफ HYV सीड्स, हमने HYV सीड्स को यूज करना सीखा, वाटर उसको पानी के साथ इस्तेमाल करना सीखा। सो HYV seeds need what? Needs more fertilizers and water। तो उसमें हमने बैलेंस करना सीखा। इन शॉर्ट, हमने अपनी जो स्पीड थी, ग्रोथ की, उसको बढ़ाया। और अब तो हम और भी आगे चल चुके हैं। आपने कौन सी क्लास की, 10th या 11th क्लास की, 9th क्लास की बुक में एक वर्ड है और आता है BT, बायोटेक्नोलॉजी कॉटन, बायोटेक्नोलॉजी ब्रिंजल। अब तो हम इन चीजों को भी इस्तेमाल करने लगे हैं आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन। क्लियर? अब इसके रिजल्ट्स क्या हुए क्लास, अब जब हमने खेती की, तो सबसे पहली चीज जो हुई वो ये हुई कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए। सेल्फ सफिशिएंट, जो हमारी डिपेंडेंसी थी ऑन अमेरिका, comes to an end। हम अपने खाने के लिए ये दाल चावल जो है हम ये बाहर से इंपोर्ट करते थे, comes to an end, वो बंद हो गया। क्लियर? वी आर एबल टू क्रिएट बफर स्टॉक, हम बफर स्टॉक बना पाए क्योंकि हमारे पास मार्केट सरप्लस बचा। मार्केट सरप्लस, ये हमें फायदा हुआ। तो देखो कितना बड़ी बात है कि जो देश ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले बाहर से खाना लेके खाता था, अब वही देश विद इन 10-15 ईयर्स क्या करने लगा, अपने लिए तो बनाने ही लगा, प्लस उसके पास एक्सपोर्ट करने के लिए भी एक्स्ट्रा बचने लगा। सो दीज वर द रिजल्ट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। वी बिकम सेल्फ सफिशिएंट, हम आत्मनिर्भर हो गए। हमारा जो डिपेंडेंसी, हमारी जो निर्भरता थी अमेरिका पे, बिकॉज अब हम आत्मनिर्भर सेल्फ डिपेंडेंट हो गए हैं। तो जो पहले हम अमेरिका का मुंह देखते थे खाना खाने के लिए, नाउ वी डू नॉट नीड टू डू दैट मच। बफर स्टॉक, हमने बफर स्टॉक क्रिएट किया। बफर स्टॉक क्या होता है क्लास, जब आप अपनी जरूरतों को पूरा करके जो एक्स्ट्रा बचता है आपका, दैट इज कॉल्ड बफर स्टॉक। कि कभी कोई फेमाइन आ जाए या कभी कोई ऐसी भुखमरी आ जाए तो हमारे पास खाना हो, स्टॉक हमने कर लिया। कभी बारिश आ गई, फसलें खराब हो गई, तो फिर दोबारा हम दूसरों पे डिपेंडेंट ना रहे, भुखमरी की नौबत हमारी कंट्री में ना आए। क्लियर? क्योंकि ऐसा ही कुछ हुआ था इन द ईयर 1958। ठीक है, 1958 में वेस्ट बंगाल में एक बहुत बुरा फेमाइन आया था। हमारी जो सारी फसलें थी वो खराब हो गई थी। तब से हम उनके ऊपर डिपेंडेंट थे, मतलब पहले से हम उनके ऊपर डिपेंडेंट थे। और उस वक्त तो करीब बहुत सारे लोगों की डेथ, अराउंड lakhs ऑफ पीपल डाइड बिकॉज ऑफ नो फूड। तो वो सिचुएशन वापस ना आए, इसी के लिए हमें ग्रीन रेवोल्यूशन जैसी एक क्रांति की, एक रेवोल्यूशन लाने की हमें ज़रूरत थी, जो हम लेके आए। क्लियर? तो ऐसी बहुत सारी रेवोल्यूशन हम लाए हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, ये हम आगे करते रहेंगे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। सो हमारे पास मार्केट सरप्लस था, दैट मीन्स हम चीज़ों को बेच भी सकते थे। तो इन शॉर्ट दिस इज व्हाट ग्रीन रेवोल्यूशन इज। हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों शुरू हुई? क्योंकि हमारा देश बहुत पिछड़ा था,
खेती के बारे मामले में, और उसको आगे ले जाना था, ठीक है। और भी चीजें थी जो हमें ठीक करनी थी, बट हम ग्रीन रेवोल्यूशन में सिर्फ खेती की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं। फिर हमने इसको फेस वाइज किया। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या नया हुआ क्लास? HYV सीड्स को इस्तेमाल करना न्यू हुआ, वाटर की प्रॉब्लम हमने कुछ हद तक खत्म कर ली, और जो हमारा डेवलपमेंट है वो थोड़ा सा स्पीड अप हो गया। तो और हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो हमारी अर्थव्यवस्था रुकी हुई थी, स्टेगनेंट थी, वो नहीं रही। क्लियर? एक टॉपिक है एनसीईआरटी में क्लास, बिसाइड्स दैट, वो टॉपिक है सब्सिडी से लेके। सब्सिडी समझते हैं? सब्सिडी का मतलब होता है सरकार जो आपको फायदा दे रही है, पैसे की हेल्प कर रही है, सो दैट आप चीजों को ग्रो कर सके। तो कुछ चीजें थी जो सब्सिडी के हित में थी, मतलब इन फेवर ऑफ सब्सिडी। 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो सब्सिडी के अगेंस्ट में है कि नहीं, हमें सब्सिडी नहीं देनी चाहिए। तो जो चीजें सब्सिडी के फेवर में है वो ये कि सब्सिडी से इक्विटी आती है। क्लियर? जैसे जो गरीब हैं उनको पैसा मिल रहा है, मैं लिख देती हूँ इन फेवर एंड इन अगेंस्ट। In favor of subsidies, against subsidies. देखो फेवर में क्या चीजें आती हैं सब्सिडी के, कि एग्रीकल्चर इज अनसर्टन, तो अनसर्टनिटी की वजह से लोगों को पैसा मिलना चाहिए कि जब ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो दे हैव फंड्स इन देयर हैंड, कि वो सपोज किसी साल बारिश नहीं हुई या बहुत बारिश हो गई तो उस साल जो प्रॉब्लम होगी उसको दूर किया जाए। दूसरी इक्वालिटी, छोटे किसान और जो बड़े किसान हैं उनके बीच में जो गैप है उसको दूर किया जाए। तो ये 2 चीजें थी जो सब्सिडी के फेवर में जाती थी, और 2 चीजें ऐसी जो गवर्नमेंट को मना करती थी कि सब्सिडी नहीं देनी चाहिए। एक तो फिनेंशियल बर्डन, वी आर नॉट दैट फिनेंशियली स्ट्रांग। क्लियर? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, नॉट रीच्ड टारगेट ग्रुप। जो हमारी सब्सिडी थी वो टारगेट ग्रुप तक, कई लोग कहते थे कि वो तो सिर्फ अमीर किसानों को ही मिलती है, विच इज़ ट्रू अप टू सम एक्सटेंट। दूसरे जो मीनियल फार्मर्स हैं, जो भूमि मतलब जो लैंडलेस लेबरर्स हो गए या जो दूसरे लोग हो गए, उनको ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है ना, तो उन तक तो ये पैसा जाता ही नहीं है। सो देयर वर सर्टेन पॉइंट्स जो उसके अगेंस्ट थे। अब हुआ क्या क्लास, सब चीज़ें हुई, ग्रीन रेवोल्यूशन हुई और सब्सिडीज चलती रही, मतलब दी भी गई। कुछ लोगों को इससे प्रॉब्लम थी, कुछ लोगों को नहीं थी, बट उसको दिया जाना भी ज़रूरी था। अगर कुछ ही लोग, कुछ ज़रूरतमंद लोगों तक भी वो पहुंचती तो गवर्नमेंट कभी भी ऐसी चीज़ों को इग्नोर नहीं करती। तो ये एक पॉइंट है सब्सिडी से रिलेटेड जो आपकी बुक्स में आपको मिलेगा कि क्या क्या चीज़ें सब्सिडी के फेवर में है, क्या अगेंस्ट में है। क्लियर? सो जल्दी से फटाफट से देख लेते हैं हमने क्या पढ़ा आज। हमने क्या पढ़ा कि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको किस किस चीज़ों की ज़रूरत थी, क्या क्या हम लेके आए। हम लैंड रिफॉर्म्स लाए, लैंड सीलिंग, ठीक है, और लैंड रिफॉर्म्स में हमने क्या पढ़ा कि हमें मिडिलमैन को अबॉलिश करना है, ओनर्स को टिलर्स को ओनर बनाना है, ये सब चीज़ें हमें करनी है। लैंड सीलिंग की हमें ज़रूरत थी। उसके बाद हमें ग्रीन रेवोल्यूशन की एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट थी। ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्टेड इन 1966 यू कैन से, या ड्यूरिंग 3rd प्लान यू कैन से। तो जिस भी तरीके से आपके MCQs फ्रेम हो, आपका आंसर उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्यों शुरू की गई, ये प्रॉब्लम्स थी जो अभी हमने डिस्कस की। कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया गया, इसको 2 फेजेस में इम्प्लीमेंट किया गया। फर्स्ट फेज मिड 1960s टू मिड 1970s, सेकेंड फेज 1970s टू 80s। फर्स्ट फेज में wheat इज द मेजर क्रॉप विच इज कल्टिवेटेड बाय HYV सीड्स, और सेकेंड में हमने उसको बाकी जो चीज़ें थी उन तक भी पहुंचाया। इसके पॉजिटिव्स क्या हुए, स्टेग्नेशन खत्म, HYV सीड्स का यूजेज हमें आ गया, और जो हम फर्टिलाइजर्स यूज़ करने लायक बने, ये हमें फ़ायदे हुए। एंड इसका रिजल्ट क्या हुआ क्लास, रिजल्ट ये हुआ कि हमें सेल्फ सफिशिएंसी मिली। हम एक डेवलपिंग मतलब एक डिपेंडेंट कंट्री से एक सेल्फ डिपेंडेंट कंट्री प्लस एक ऐसी कंट्री बने जो चीज़ों को बाहर एक्सपोर्ट भी कर सकते थे। वी क्रिएटेड अ बफर स्टॉक एंड वी हैड a huge market surplus left with us
टू सेल इट इनटू द मार्केट। जैसे कल हमने पढ़ा कि हमें कमर्शलाइजेशन चाहिए सबसिस्टेंस से, तो वो भी इससे आया। दैट्स ऑल फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन क्लास। यहाँ तक आप इसको पढ़िएगा। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू आर फ्री टू कमेंट डाउन, सो आई हेल्प यू आउट। आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही है इस टॉपिक में। इसके बाद हमारा एक टॉपिक लास्ट बचा इंडियन इकोनॉमी 50 to 90 के बीच में, एंड दैट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर का रेवोल्यूशन। उसमें हम पढ़ेंगे IPR नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।